नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कहा 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी आने के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 16 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार से संबंधित आपूर्ति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से आवंटित की गई। तमिलनाडु में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 मई तक नए प्रतिबंधों की घोषणा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेशी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इजरायल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप नई दिल्ली पहुंची। केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में कोविड से निपटने की तैयारियों और चुनौतियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने 50 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अस्पतालों को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में मंजूरी दी। मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को मई और जून के महीनों में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला। और मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने IDBI बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी के संकेत मिल रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और लद्दाख शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक रोगी हैं। 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कोविड रोगियों को राहत देने के लिए वेंटिलेटर, माइक्रो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के प्रयास तेज कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष इंटरव्यू में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा कि संगठन लगातार घरेलू जरूरतों के लिए 1,50,000 मिनी ऑक्सीजन सिलेंडरों का उत्पादन में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि ये माइक्रो सिलेंडर अगले सप्ताह तक किफायती कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। It is actually the manual regulator costs anything between 10 to 13,000 rupees, and the automatic electronic control based system will cost about 30,000 rupees. So the first one is very affordable configuration. श्री रेड्डी ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 5,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण कर रहा है। ये अगले महीने मिलने लगेंगे। श्री रेड्डी ने कहा कि संगठन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि आगामी 3 महीनों में 500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में कई कोविड विशिष्ट अस्पतालों की स्थापना कर रहा है ताकि रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि वायरस के परिवर्तित स्वरूप का कोई अलग उपचार नहीं है। उन्होंने चिकित्सकों से घर पर उपचार करा रहे कोविड मरीजों को टेलीफोन पर परामर्श देने का अनुरोध किया है। हमें एक माहौल पैदा करना है कि हम सबको अगर जरूरत पड़ती है तो सामने हो कि मैं यहाँ फोन करूं, चाहे वो एक हेल्पलाइन बन जाए, मल्टीपल हेल्पलाइंस बन जाए, चाहे इंडिविजुअल्स का नाम आए जो अखबार में आ जाए या पता लगे कि यहाँ इस शहर में किसको फोन कर सकते हैं, या स्टेट लेवल पे ऐसा सिस्टम बने, इसकी बहुत जरूरत है। लगभग सब स्टेट्स ने अपने तरीके से ऐसी हेल्पलाइंस बनाई हुई है।
लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो फिजिशियन कम्युनिटी है, प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं, इसमें जुड़ें तो बहुत मदद होगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद हमें तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर किस समय और किस दर की होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. भारत में कोविड से बचाव के लिए अब तक 16 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 94,79,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी पहली डोज, जबकि 63 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी दूसरी डोज ले चुके हैं। 1 करोड़ 36 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने पहली डोज, जबकि 74 लाख से अधिक योद्धाओं ने दूसरी डोज ले ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के 2,30,305 लाभार्थियों को कोविड से बचाव के लिए पहली डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड टीके की 17 करोड़ 2 लाख से अधिक डोज निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इनमें से लगभग 16 करोड़ 8 लाख खुराक का इस्तेमाल किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 94 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं। अगले 3 दिनों में टीके की 36 लाख खुराक इन्हें दी जाएगी ताकि टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहे। केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत के 5 राज्यों की कोविड महामारी से निपटने की तैयारियों की कल समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ विनोद पॉल के साथ पूर्वी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। समीक्षा बैठक में इन राज्यों की कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन व्यवस्था का आकलन किया गया। प्रमाणों से पता चला है कि महामारी पूर्व की ओर बढ़ रही है और इन राज्यों में मृत्युदर बढ़ने के साथ ही रोजाना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बैठक के दौरान इन राज्यों में कोविड महामारी के मौजूदा चरण से निपटने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। अस्पतालों में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रबंधन में मानव संसाधन के अहम महत्व पर जोर देते हुए राज्यों को सलाह दी गई कि वे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों से जुड़े सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रदर्शन आधारित भुगतान और सहायक नर्सों को प्रोत्साहन राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित करें। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के हाल में किए गए निर्णय के अनुरूप एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों, नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों और प्रशिक्षुओं को कोविड स्वास्थ्य सेवा में लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि आज से 20% से अधिक कोरोना संक्रमण दर वाले देश भर के जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। इसमें नियमित रूप से नई जानकारी शामिल की जाएगी। डॉ वीके पॉल ने राज्यों से एम्बुलेंस के प्रभावी संचालन सहित अस्पताल और उपचार प्रबंधन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार और बचाव संबंधी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तरीके से आवंटित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को ब्रिटेन, आयरलैंड, रोमानिया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमरीका, ताइवान, कुवैत, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम और इटली सहित विभिन्न देशों से पिछले महीनों की 27 तारीख से कोविड राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल से 4 मई तक 1,764 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1,760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 450 वेंटिलेटर, 1,35,000 से अधिक रेमडेसिविर दवा और फेविपिराविर दवा के 1,20,000 पत्ते भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत को प्राप्त इन सामग्रियों के आवंटन की समुचित व्यवस्था की गई है। विदेशों से अनुदान, सहायता और दान के रूप में मिल रही कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए मंत्रालय में एक विशेष समन्वय सेल बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पहले भाग में इन सभी राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों को 38 उच्च स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध तरीके से आवंटित किया जा रहा है। ये इन संस्थानों के चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के त्वरित और प्रभावी उपचार क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होगा। संबंधित एजेंसियों के समन्वय से लदे हुए माल को समय पर उतारने की मंजूरी और सौंपने को भी
भी सुगम बनाया गया है। इजराइल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप कल नई दिल्ली पहुंची। इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने अपने संदेश में कहा कि सप्ताह उड़ाने द्वारा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता लाई जाएंगी। इनमें हजारों की संख्या में समूह और व्यक्तिगत ऑक्सीजन जनरेटर, श्वास यंत्र, दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी गहरी मित्रता है और कोविड संकट के दौरान सहयोग से ये और भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि भारत को इजरायली सहायता के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया था। इजरायली राजदूत ने कहा, इजराइल में कोविड के पहले चरण के प्रकोप के दौरान भारत ने सहायता के लिए संसाधन जुटाए थे। उसने हवाई जहाजों द्वारा इजराइल को मास्क, दस्ताने और दवाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की थी। पोत, जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आईएनएस तलवार बहरीन से 40 टन ऑक्सीजन लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंच गया है। राष्ट्र के कोविड के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग करने के लिए तथा समुद्र सेतु द्वितीय अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पोत विभिन्न देशों से चिकित्सा उपकरण तथा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबार, त्रिकंट, जलाश्व और ऐरावत पोत शामिल हैं। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 137 टैंकरों में 2067 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 34 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए इस ऑक्सीजन की ढुलाई की गई। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने महाराष्ट्र को 174 टन, उत्तर प्रदेश को 641 टन, मध्य प्रदेश को 190 टन, दिल्ली को 707 टन, हरियाणा को 229 टन और तेलंगाना को 123 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। वहीं रेलवे ने 4,400 कोविड देखभाल डिब्बों में 70,000 आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। रेल के इन डिब्बों को रेल नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे इसे मांग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर तैनात कर सकता है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की मांग के अनुसार कोविड देखभाल के लिए 232 कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए गए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ऑक्सीजन का प्रयोग दवा के तौर पर करना चाहिए। इसके अत्यधिक प्रयोग से बुरा प्रभाव हो सकता है। You must also understand that oxygen, like a drug, also has oxygen toxicity. Giving very high oxygen at 100%, especially when we are using a high flow nasal cannula and giving 100% oxygen, we should keep in mind that over a period of time you may have features of oxygen toxicity. It can cause atelectasis in the lungs. It can have systemic effects both in the eye and other organs. Therefore, we must be aware of oxygen toxicity because the basic principle in medicine is do no harm. So that is also very, very important. डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही करना चाहिए। इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब मरीज का ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे चला गया हो। श्री रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले 5 दिन में एस्टेरॉयड लेना नुकसानदेह हो सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने कहा, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी आने के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 16 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार से संबंधित आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से आवंटित की गई। तमिलनाडु में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 मई तक नए प्रतिबंधों की घोषणा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इजराइल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप नई दिल्ली पहुंची।
केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में कोविड से निपटने की तैयारियों और चुनौतियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने 50 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अस्पतालों को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में मंजूरी दी। मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को मई और जून के महीनों में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला। और मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि रक्षा मंत्रालय ने कुल 50 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों को समर्पित और मिश्रित श्रेणी के कोविड अस्पताल के तौर पर मंजूरी दी है। इनमें सेना के 42, वायुसेना के 5 और नौसेना के 3 अस्पताल शामिल हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में सेवारत कर्मियों और उनके आश्रितों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अलावा बिस्तर की उपलब्धता के बाद सामान्य नागरिकों को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की अनुशंसा पर भर्ती किया जा सकता है। सेना ने कहा कि ये तथ्य सामने आया है कि सोशल मीडिया पर सशस्त्र बल अस्पतालों की पूरी सूची जारी कर दावा किया जा रहा है कि ये सभी अस्पताल कोविड संक्रमित आम लोगों की भर्ती के लिए उपलब्ध हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उन्हें राज्य में लॉकडाउन की कड़ाई से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने परिवारों में विवाह समारोह स्थगित कर दें। इससे राज्य में संक्रमण श्रृंखला तोड़ने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और जन सामान्य राज्य में कोविड संकट से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में क्षेत्र के सांसद और विधायकों के आर्थिक सहयोग से जिला अस्पताल में 8 वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन के लिए 300 जंबो सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में जन प्रतिनिधियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से मिले आर्थिक सहयोग के साथ ही जिला खनिज निधि से 600 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं रायपुर में जैन समाज के सहयोग से 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। इसमें 6 आईसीयू बेड और 42 ऑक्सीजन युक्त बेड भी हैं। दुर्ग जिले में श्री राम जन्मोत्सव समिति की पहल पर 50 से अधिक लोगों ने प्लाज्मा दान किया है। इसी तरह बालोद जिले में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए माहेश्वरी समाज ने एम्बुलेंस वाहन प्रदान किया है। राजनांदगांव जिले में मूर्तिकार और चित्रकार मिलकर ग्रामीण इलाकों में घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी जिले के गैस वेल्डिंग करके अपनी आजीविका चलाने वाले परमेश्वर मिस्त्री ने मानवीयता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी आजीविका का एकमात्र साधन सिलेंडर को स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोविड-19 के 12,955 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,995 रोगी स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 4,174 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,168 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 133 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 1,48,124 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 792 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,32,384 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रभास पाटन के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए का दान दिया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा अपने लीलावती अतिथि भवन में कोविड केयर सेंटर भी चलाया जा रहा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड के नए और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। राज्य सरकार ने अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन की घोषणा की है। राज्य को हर रोज 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। इसमें से 1200 मीट्रिक टन का उत्पादन राज्य में होता है और अन्य आयात किया जाता है। अब राज्य ने हर रोज 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। हर एक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला प्रशासनों को दिए हैं। दूसरी लहर में बच्चे और किशोरों को बड़ी मात्रा में कोरोना संक्रमण का सामना करना पड़ा। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुंबई नगर निगम ने 700 बेड का बाल चिकित्सा वार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इसमें नवजात शिशु तथा बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड की भी सुविधा होगी। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उड़ीसा में लगभग 59,51,000 लोगों को अब तक कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति नहीं होने के कारण राज्य में कल केवल लगभग 20,000 लोगों को ही टीका लगाया जा सका। इस बीच राज्य में कोविड के 77,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में कल 23,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,25,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में कल कोविड से 160 लोगों की मृत्यु हुई। चेन्नई में कल 6,000 से अधिक कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इस बीच कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नए प्रतिबंध 20 मई तक लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट। राज्य में आज से 20 मई तक नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। मेट्रो, रेल और बस जैसी परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ परिचालित होंगी। निजी और सरकारी संस्थानों में 50% कर्मचारियों की ही अनुमति होगी। किराना, सब्जी की दुकानें और चाय की दुकानें बिना वातानुकूलन सेवा के दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। सभागारों, खुले स्थानों पर बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों और विवाह में 50 लोगों की ही अनुमति होगी। कर्फ्यू रविवार को भी जारी रहेगा। स्विगी और जोमेटो जैसी ई कॉमर्स गतिविधियां सीमित समय के साथ जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाएं, मीडिया, चिकित्सा, आपातकालीन सेवाएं, धुलाई की हर समय अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में कल प्रति मिनट 100 लीटर उत्पादन करने वाला एक नया ऑक्सीजन संयंत्र शुरू किया गया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि संयंत्र से सीमावर्ती जिले में कोविड मरीजों के सफल इलाज के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। संयंत्र शुरू होने के साथ ही राजौरी जिले में मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भरता हो जाएगी। उधर लेह जिले में आज रात से सोमवार सवेरे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला प्रशासन अध्यक्ष ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रबंध लागू किए हैं। कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि के बाद लेह डीडीएमए ने जिले में अतिरिक्त प्रतिबंधों का आदेश दिया। पिछले सप्ताहांत के कोविड कर्फ्यू के बाद फिर से 80 घंटे का तालाबंदी का आदेश दिया गया, जो लेह जिले में आज रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान सभी सरकारी, न्यायिक कार्यालय, बिजली, पानी, बैंक, वाणिज्य सेवा जैसे पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, एटीएम, सेना और अर्धसैनिक संचालन, कोविड टीकाकरण, परीक्षण और चिकित्सा सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन को नियमित अनुमति है। डीडीएमए ने अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए हेल्पलाइन और ई पास सुविधाओं की भी व्यवस्था की। पर्यटक अपने टिकट या बोर्डिंग पास दिखाकर लॉकडाउन के दौरान अपनी जगह पहुंच सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के समापन के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बैठक विचार प्रेरक रही। उन्होंने वार्ता प्रक्रिया में विचार रखने के कई अवसर दिए जाने की भी सराहना की। बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें कोविड महामारी की चुनौती का एकमात्र स्थायी समाधान टीकाकरण बताया गया। इसकी वैश्विक उपलब्धता के लिए उत्पादन में विविधता, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और संसाधन की उदार उपलब्धता पर जोर दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इसमें अपना दायित्व निभाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित रुझानों से भू राजनीतिक परिवर्तन तेज हो गए हैं और पारदर्शिता, विश्वसनीयता और लचीलापन के मुद्दे नीति विकल्प को दिशा देंगे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से छूट का समर्थन किया है। श्री बाइडेन ने कहा कि ये समर्थन अमरीका के पिछले रुख के विपरीत है। अमरीकी राष्ट्रपति की शीर्ष व्यापार वार्ताकार कैथरीन ताई ने भी वक्तव्य जारी कर विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में इस छूट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की विषम परिस्थिति के समय असाधारण उपायों की जरूरत है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। सरकार के पिछले महीने इस संबंध में लिए गए फैसले को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। फिलहाल एलआईसी आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर है तथा प्रबंधन का नियंत्रण भी उसके पास है। भारत सरकार इस बैंक की सह प्रमोटर है। भारत सरकार और एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में 94% से अधिक हिस्सेदारी है। और अब खेल समाचार खेल डेस्क से। आईपीएल क्रिकेट के 14वें संस्करण के 60 मैचों में से अब तक 29 मैच संपन्न हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शेष 31 मैच सितंबर में आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता से ठीक पहले कराने की योजना बना रहा है। 2020 विश्व कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आयोजित होगा। कोविड महामारी के कारण प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमारात में किया जा सकता है। इस बीच आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 814 अंक के साथ 5वें नंबर पर आ गए हैं। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा 747 के साथ संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 850 अंक लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस 908 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। अन्य खेल खबरों में इंग्लिश चैंपियंस लीग का फाइनल चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच 29 मई को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में कल चेल्सी ने रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और देवेंद्र, अब बताएं कि समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी फरहत, देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन की कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोरोना की तीसरी लहर आना तय, वायरस के भारतीय स्वरूप का प्रसार बढ़ा। अमर उजाला के शब्द हैं, केंद्र सरकार ने कहा नहीं लगाया जा सकता पूर्वानुमान, लेकिन तीसरी लहर आना अपरिहार्य। कोरोना के कहर से बचाने को आरबीआई ने उद्योगों को दी मरहम और इम्यूनिटी की डोज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राजस्थान पत्रिका लिखता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। बहरीन से 54 टन ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर भारत पहुंचा नौसेना का जंगी युद्धपोत। हरिभूमि की सुर्खी है, गांव-गांव में भी कोरोना से हो रही मौतों की खबर अधिकतर अखबारों ने दी है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, गांव में मौत के मामले बढ़ने से खतरा बढ़ा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लापरवाही और निगरानी न होने के चलते गांव में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। ईद और शादियों के लिए लोगों को नहीं मिल रहे नए कपड़े, दुकानदारों को माल खराब होने का डर। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पत्र लिखता है, कारोबारी बोले सरकार सख्ती के साथ ट्रेडर्स को छूट दे ताकि माल खराब न हो। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, किसी की नौकरी गई तो किसी को वेतन कटौती की चिंता। लॉकडाउन में 15,000 लोगों की उम्मीद बना मार्बल स्लरी का झरना। दैनिक भास्कर ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी दीदी, शपथ लेते ही ममता की राज्यपाल से फिर जुबानी जंग। अमर उजाला ने सुर्खी दी है, राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ममता ने तीसरी बार संभाली बंगाल की कमान। मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। दैनिक ट्रिब्यून ने ये खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मराठों को मिलने वाले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण असंवैधानिक। खाने के तेल से भी बनाया जाएगा डीजल, स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पत्र लिखता है, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया बायोडीजल। जैव ईंधन के क्षेत्र में मील का पत्थर। प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर, तेज हवा के साथ कई जगह बारिश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पत्र लिखता है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का मौसम बदलेगा। लोक सत्य लिखता है, रिमझिम बारिश देगी जबरदस्त गर्मी से राहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी आने के शुरुआती संकेत। देश में अब तक 16 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार से संबंधित आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से आवंटित की गई। तमिलनाडु में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 मई तक नए प्रतिबंधों की घोषणा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इजराइल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप नई दिल्ली पहुंची। केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में कोविड से निपटने की तैयारियों और चुनौतियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने 50 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अस्पतालों को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में मंजूरी दी। मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को मई और जून के महीनों में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला।
और मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।